Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. Guys, in this video I'll discuss S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge as romantic poet from your current notes, page number 185. So let's start. Coleridge has been considered the most complete representative of English romantic poetry of the early 19th century. अर्ली 19th सेंचुरी में जो कॉलरिज थे, वर्ड्सवर्थ थे, ब्लेक थे, यानी बहुत से जो थे इनके कॉन्टेम्प्रेरीज, लेकिन जो ये हैं कॉलरिज हैं, इनको बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल समझा जा रहा था। इनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव समझा जा रहा था रोमांटिक पोइट्री के अकॉर्डिंगली। तो जॉन बचन रिमार्क्स कॉलरिज पोइट्री रिप्रेजेंट्स द कल्मिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। अब होता है यानी जो कल्मिनेशन कहते हैं इख्तिताम या ख़ात्मा, ठीक है। तो जो कॉलरिज की पोइट्री थी ना, यानी इसका इस लाइन का ये एक मतलब है कि बहुत ही प्योर थी, कि उसने इंतहा कर दी थी। यानी रोमांटिसिज्म में जितनी भी पोइट्री जो थी उनको जो हमारे सामने आ रही थी, उसमें जो कॉलरिज की थी ना, उसकी एक अलहदा ही ख़ूबसूरती थी, उनमें एक अलहदगी यानी थी। कुछ उनका जो अंदाज़ था सुपर नेचुरल का, और छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करना, और बहुत ही इन अ ब्रीफ मैनर और पिक्टोरियल वे में, डिलाइनेटर वे में, यानी इस तरह के आपको विजुअलाइज करने पर मजबूर कर देते थे। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में वो जिस तरह दिखाते हैं कि जब बूढ़ा जो मैरिनर है, जो मल्ला है, वो उसको हिप्नोटाइज कर लेता है थ्रू हिज ग्लिटरिंग आई, तो आप वो चीज़ विजुअलाइज़ कर सकते हो जैसे आपका भी किसी ने हाथ पकड़ा हो और उसकी आंखें इतनी चमकदार हों कि आप जो हो यानी स्पेल बाउंड हो जाओ और उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाओ, ठीक है। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोइट्री में थे, जिसकी वजह से उनको एक अलहदा ही अहमियत हासिल थी। आगे देखते हैं इन पिक्टोरियल पावर। ये पिक्टोरियल अभी मैंने जो आपको यानी बताया, पिक्टोरियल यानी तस्वीर ऐसे बिल्कुल जैसे जिसमें कोई जान डाल दी हो, पिक्टोरियल पावर, ठीक है। फेलिसिटी और ऑफ फ्रेजिंग एंड वर्ड म्यूज़िक। यानी जो राइम स्कीम को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करते थे, ठीक है। और बहुत उनके अंदर यानी एक खुशी की लहर दौड़ जाती है इंसान जब उन्होंने लिरिकल बैलेड लिखी थी, दोनों ने, वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने। तो जो लिरिकल बैलेड्स होती हैं ना, उसमें राइम स्कीम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉलो किया जाता है। उसके वर्ड्स ऐसे म्यूज़िकल वर्ड्स होते हैं कि आप जब उनको सिंग करते हो तो ऐसे ही जैसे एक गाने की जो भनरी होती है ना, एक लफ्ज़ के साथ दूसरा लफ्ज़ जुड़ता है, तो बिल्कुल इसी तरह। He is one of the great masters in his subtly suggestive treatment of the supernatural. He stands almost alone. He also gives it a psychological foundation. अब जो उनका सुपरनेचुरल एलिमेंट यानी जो सुपरनेचुरलिज्म को जिस तरह वो अपनी पोइट्री में पोर्ट्रे करते हैं, जिस तरह वो उसको एलाबोरेट करते हैं, जिस तरह वो उस यानी नेचुरल को एकदम से सुपर नेचुरल बना के कुछ इस तरह कुछ बीच में ज़बरदस्त से कुछ यानी डालते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको एक अलहदा ही दुनिया में ले जाती हैं। तो वो जो हैं वो देखें, रोमांटिसिज्म में ब्लेक ने भी सुपर नेचुरल पे काम किया। उनकी तो जो थॉट्स थी वही सुपर नेचुरल थी ना, वो तो खुद ही यानी कुछ अलहदा ही दुनिया में रहते थे। जो कॉलरिज थे ना, क्योंकि वो एक ड्रीमर थे और फिर साथ ही साथ वो इंटेलेक्चुअल थे, यानी बहुत ही उनकी जो सोचने की ताकत थी, और फिर जब उसको वो ड्रीम में अपने देखते थे और फिर जब वो उसको लिखते थे, तो वो कुछ अजीब सा इन सब चीज़ों का जब ब्लेंड बनता था ना, तो वो एक बहुत ही शानदार किस्म की पोइट्री निकलती थी, जो कि द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर कुबला खान की तरह हमारे सामने आती है। और फिर हम देखते हैं थ्रू कॉलरिज वाज स्मॉल इन इट्स बर्थ, यानी कहते हैं कि बिल्कुल वो होता है ना कि पूरी जिस तरह फ्रांसिस बेकन की छोटी छोटी जो लाइनें थी, वो ऐसे अपने अंदर पूरा कि उनके छोटे छोटे से एसेस थे, लेकिन वो ऐसे होते थे जैसे पता नहीं कितना, आप उसको जब लिखने लगो, उसके ऊपर डिस्कशन करने लगो, एक्सप्लेनेशन देने लगो, तो आपको कहीं यानी आप पूरी बुक लिख देते हो उसके ऊपर। इस तरह यानी कुछ चीज़ों का जिनके अल्फाजों का छोटा होना, लेकिन उनके अंदर बेहद, यानी वो कहते हैं ना, वाटर वाटर एवरीवेयर, नो ड्रॉप टू ड्रिंक, नो ड्रॉप टू ड्रिंक। तो यानी कितनी इसके अंदर बड़ी बात है। आप इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकते हो कि जब आपके पास, अब इसको एक छोटे से आसान से तरीके में देखो कि आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, ठीक है, लेकिन आप यानी हार्ट पेशेंट हो और आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो आपका वो कहाँ गया सारा पैसा। फिर आप देखते हो कि आप बहुत अमीर हो लेकिन आपके बच्चे को ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो कहाँ गई आपकी सारी अमीरी। छोटी छोटी लाइनों में, छोटे छोटे वर्ड्स में इतना ज़्यादा मैसेज होना कि जो आपको दंग कर दे।
आपको मजबूर कर दे तारीफ़ करने पे, ठीक है। येट इट रेंजेस अमंग द रिजॉर्ट ट्रेजर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ऑब्वियसली। तो उनका जो यानी जो उनका काम है ना वो इंग्लिश लिटरेचर में बिल्कुल एक ख़जाने की तरह है, ठीक है। अच्छा जी, आगे फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कॉलेज इज़ अ ग्रेट रोमांटिक पोइट अंडर द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल लिटरेचर शिफ्टेड फ्राम रीज़न टू इमेजिनेशन। अच्छा जी, अब ये जो था ये रेनेसेंस एज में देखें ना, आपको बात हो रही थी इल्म से रिलेटेड, यानी एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है उसको। तो उसके ऊपर से वहाँ से इमेजिनेशन की तरफ टर्न होना, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम से इमेजिनेशन पे आना है, क्योंकि जितना भी ये रोमांटिक वर्क में ज़्यादातर काम तो इमेजिनेशन से हो रहा था ना, तो उस चीज़ को वो बता रहे हैं। एंड द रोमांटिक्स डिक्लेयर दिस इमेजिनेशन एज अ क्रिएटिव पावर टू फाइंड आउट अल्टीमेट ट्रुथ। अब इमेजिनेशन से ट्रुथ की तरफ जाना, यानी आपको इमेजिनरी वर्ल्ड से एकदम रियलिस्टिक वर्ल्ड में ले जाना, आपको इमेजिनेशन में जो परेशानियां फेस की हुई उनको इस तरह पेश करना कि आप यानी रियल वर्ल्ड में उन चीज़ों को जो है एक्सपीरियंस करो और देखो और परखो कि वाकई हाँ जो ये बातें हो रही हैं वो तो वाकई जो हैं उनको डिस्कस किया जाना चाहिए, ठीक है। आपको नेचर से जोड़ा गया, आपको जो थी मिजरीज बताई गई कि किस तरह जो हैं परेशानियां हैं जिनको फेस करना चाहिए और बहादुरी से और किस किस तरह जो हैं यानी सॉर्ट आउट उनको करना चाहिए। आगे जी, कॉलेज नॉट ओनली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी बट ऑल्सो फर्दर डिवाइड्स इमेजिनेशन इनटू प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, यानी वो चीज़ें जो उन्होंने खुद अडॉप्ट की, उन्होंने खुद अपने माइंड से गैदर की, और वो चीज़ें जो उन्होंने अपने कंटेम्प्रेरीज से गैदर की, ठीक है। जब वो वर्ड्सवर्थ से जब मिले थे ना, तो उनके अंदर पोइट्री की एक लहर दौड़ी थी और वो उनसे इतने इन्फ्लुएंस हुए थे कि उन्होंने भी पोइट्री करना शुरू कर दी। और यानी उनको नहीं पता था कि उनके अंदर ये खासियत है, लेकिन जब उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी आई पोइट्री के थ्रू और उनको हुआ कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, तो फिर उन्होंने ऐसे ऐसे रिमार्केबल वर्क्स दिए जो यानी एक ट्राइयर हैं लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में। लाइक ऑल द रोमांटिक पोइट्स, कॉलेज पोइट्री इज़ रूटेड इन इमेजिनेशन। ऑब्वियसली ये ब्लेक जो थे उनका भी बहुत ज़्यादा काम था, इमेजिनेशन था उनका, तो यानी तकरीबन वो तो देखते ही रहते थे ना अजीबोगरीब सी चीज़ें। उन्होंने तो एंजल्स भी देखे हैं। फिर उन्होंने 1800 में ये क्लेम किया कि वो जो हैं डेड पीपल को, जो उनकी वॉइस है उनको सुन सकते हैं, तो वो तो कुछ वोमिस्टिक पोइट थे। ही इज़ कंसिडर टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव पोइट, ठीक है। इमेजिनेटिव पोइट यानी उनको कंसिडर किया जाता है सबसे ज़्यादा इमेजिनेटिव पोइट कॉलरिज को, क्योंकि उन्होंने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, अपने ड्रीम्स के थ्रू ऐसे ऐसे काम दिए हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। कुबला खान उन्होंने काफ़ी बड़ी लिखनी थी 250 से 300 लाइनों की, लेकिन जस्ट 54 लाइन्स वो लिख पाए थे। तो शायद अगर कोई उनको डिस्टर्ब ना करता, उनका दोस्त जो कि आया था जब वो लिख रहे थे कुबला खान, तो शायद अच्छा जी, आगे जी, जब वो कुबला खान लिख रहे थे तो अगर डिस्टर्ब ना करता उनको कोई उनका फ्रेंड, तो वो ज़्यादा लिख पाते। ये मेरी वीडियो बीच में से ही स्किप हो गई थी, अब मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। चलें, अच्छा जी, Coleridge supernaturalism was quite different from that of the Gothic romantic of the 18th century, whose supernaturalism was gruesome, horrible and blood-curdling. अब जो था ना, यानी रोमांटिक एज से पहले जो लिखा जा रहा था, जितना भी सुपरनेचुरल काम था, तो उसमें ना एक खून खराबा और एक बड़ा ही वहशीपन और डर और जैसे हॉरर एक इफ़ेक्ट डाला जाता है, वैसे लिखा जा रहा था। लेकिन कॉलरिज का जो सुपरनेचुरल था ना, वो कुछ डिफरेंट था। कॉलरिज का डिफरेंट कैसे था, उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल रियलिस्टिक अप्रोच मिलती है आपको, ठीक है, कन्विंसिंग पावर मिलती है। वो अपनी पोइट्री के थ्रू, अपनी सुपरनेचुरल एलिमेंट्स यूज़ करने के थ्रू आपको एक मैसेज देते हैं, आपको एक मॉरल लेसन आप गेन करते हो, और फिर अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से एनहांस करते हो। जैसे एंशिएंट मैरिनर में जो आपको मैसेज दिया जाता है, वो कितना खूबसूरत मैसेज है, आपको थोड़ा सा यानी डरा के आपको सारा एक यानी क्रिएट करके पूरा सीन आपको बताया जाता है कि अगर आप नेचर के बियॉन्ड जाओगे, नेचर के अगेंस्ट जाओगे, तो आपको जो हैं परेशानियां जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे, इट वॉज अ फिनोमिनन ऑफ माइंड इन द एंशिएंट मैरिनर, ही सेज द मैरिनर होल्ड्स अप द वेडिंग गेस्ट विद हिज ग्लिटरिंग आई। अब यानी जो ग्लिटरिंग आई का जब आता है ना, ये स्टार्ट ही वहाँ से, यानी जो ग्लिटरिंग आई का जब वो बोलता है, तो वो पहला सुपरनेचुरल एलिमेंट होता है। वो कुछ यानी उसको हिप्नोटाइज कर लेता है, कुछ अपनी ग्लिटरिंग आई से उसको ऐसा पावर में ले आता है, यानी अपने बिल्कुल कब्जे में ले आता है कि वो बिल्कुल पावरलेस हो जाता है, वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है वेडिंग गेस्ट, और बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है,
ठीक है। और बिल्कुल यानी बाउंड हो जाता है उसकी आवाज़ सुनने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए। इन द ट्रीटमेंट ऑफ द नेचर कॉलरिज, अच्छा आप ये देखें, रोमांटिक पोइट हम पढ़ रहे हैं कॉलरिज को। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है जिसमें रोमांटिक पोइट्री और एज कॉलरिज एज रोमांटिक पोइट, तो उसमें वैसे आपको तीनों ही कवर हो जाएंगे, ब्लेक भी, कॉलरिज भी और कीट्स भी। और ये जो यानी पढ़ा रही हूँ ये आपने गौर करना है। पहले उसने सुपरनेचुरल, पहला जब हमने पैराग्राफ पढ़ा वो सुपरनेचुरलिज्म के बारे में था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं नेचर के बारे में। अब वो बताएगा कि कैसे जो कॉलरिज है उसके अंदर, क्योंकि रोमांटिक एज के यही कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना, तो अब दूसरी बारी आई है नेचर की। अब वो नेचर पे बात करेगा कि कैसे कॉलरिज नेचर को पोर्ट्रे करके रोमांटिक पोइट्री के जो वो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उन पर पूरा उतरता है। आपने अगर तो यानी आपने भूलना नहीं है, आपने एग्जाम में पता क्या करना है, आपने अपने ज़हन में रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर वन बाय वन आपने उसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में डिस्कस करते जाना है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, कॉलरिज ऑल्सो एज्यूम्स द रोल ऑफ अ मास्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ड्सवर्थ। ही बिकेम अ एडमायरर ऑफ नेचर, दो लेटर ऑन ही एब्जर्ड, एब्जर्ड का मतलब तो रद्द कर देना, इग्नोर कर देना, वर्ड्सवर्थियन व्यू, yet it could not detract from greatness of nature। यहाँ तक बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट अपने पेज पे चलते हैं। वो बताता है कि नेचर को कॉलरिज ने कभी भी उसने उसको रद्द नहीं किया। हाँ, एक टाइम आया था जब कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थियन जो व्यू थे उनको डिनाई किया था और कहा था कि नेचर ही सब कुछ नहीं है, हमारी जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब तक हम मेंटली और फिज़िकली जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हमारे अंदर खुशी नहीं होती, तब तक नेचर भी हमें खुशी नहीं दे पाती। जबकि वर्ड्सवर्थ का कहना था कि नेचर ही हमें बनाती है, नेचर ही हमें बिगाड़ती है, ठीक है। आप नेचर को खुश रखोगे, नेचर आपको खुश रखेगी। आप नेचर के बियॉन्ड जाओगे, नेचर भी आपके बियॉन्ड जाएगी, ठीक है। ये हो गया इतना, ये मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है पिछले लेक्चर में, आप उसको सुनोगे तो ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हिज नेचर डिस्क्रिप्शन इज़ सो डेलिकेट एंड प्रिसाइज। अच्छा जी, अब वो यहाँ कह रहा है कि प्रिसाइज विच नो अदर पोएट एक्सेप्ट कीट्स इज़ एबल टू प्रेजेंट। अब यहाँ वो बात कर रहा है कि यानी उसने जो नेचर को जितनी खूबसूरती से बयान किया है ना हमारे सामने, ऑल्दो ही वाज अगेंस्ट एट दैट टाइम, जब उसने जो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को जब उसने डिनाई किया था, तो उसके यानी फिर भी हम लोगों को रिजेक्शन एंड ऑड में भी खूबसूरती उसने किस तरह दिखाई है नेचर की। यानी उसने उसको पसंद नहीं आया उस टाइम, नेचर उसको कोई खुशी नहीं दे पा रही थी, लेकिन उसने फिर भी नेचर की खूबसूरती तो बयान कर दी है ना। उसने सितारों का जिक्र किया, आसमान का जिक्र किया, समुंदर का जिक्र किया। तो वो चीज़ें जो हैं वो कहता है कि इसका अगर कोई भी उसके अगर मुकाबले में देखें ना, तो सिर्फ कीट्स ही हमें नज़र आता है और जो उसको बीट कर पा रहा है, लेकिन और कोई भी हमें ऐसा नज़र नहीं आता जो कॉलरिज को पोइट्री में हिलाए, अब उसकी जगह से उसको हिलाए। देयर इज़ ऑल्सो यूनिवर्सलिटी एंड वेराइटी ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। यानी उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया ना नेचर के, वो अपने अंदर बड़े ही वो हैं, यानी बड़े ही यूनिवर्सल हैं, और उनके अंदर आपको डिफरेंट वैरायटीज़ मिलती हैं, आपको तरह तरह का बताता है वो। और जिस तरह उसने वो पेंटेड ओशन की बात की एंशिएंट मैरिनर में, और फिर उसने आपको बताया कि आसमान ब्लडी जो है वो सन है, किस तरह उसने यानी डिफरेंट मेटाफोर भी यूज़ किए, सिमिलीज भी यूज़ की, और बड़े खूबसूरत तरीके से उसने आपको नेचर को आपके सामने रखा। अच्छा जी, द 18th century classists were interested in a sort of poetic diction which was artificial and bombastic, whereas the romantics introduced simple day-to-day language. Coleridge also employs simple and familiar language. He says, "He prith well who loved well, both man and bird and beast." ये जब वो हो रहा था ना, जब उस चीज़ को ये समझ लेता है कि हाँ मेरे से बुराई हुई है, मेरी गलती हुई, ये मॉरल था असल में हमारी जो एंशिएंट मैरिनर था उसका, कि जो इंसान मोहब्बत करता है ना जानवरों से, इंसानों से, यहाँ तक के भूतों से भी, वो जो है उसी को उसका रब जो है पसंद करता है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि 18th सेंचुरी में जो क्लासेस थे ना, वो ज़्यादातर इंक्लाइन थे, ज़्यादातर उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में था, पोइटिक डिक्शन में। वो यानी अपनी जो पोइट्री की तरफ उनका ध्यान था, और वो आर्टिफिशियल और बम्बास्टिक थी, जबकि कॉलरिज की जो थी वो रियलिस्टिक थी। वीयर एज द रोमांटिक्स इंट्रोड्यूस सिंपल डे टू डे लैंग्वेज। यानी उनका जो ध्यान था ना वो ज़्यादातर था उसके ऊपर के जी उनका ये नहीं था कि उन्होंने मैसेज देना, उनका ये था कि उनकी पोइट्री जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो, ताकि वो पता लगे कि भाई लिखी गई है।
एक चीज़ जिसको आप मुश्किल करके बताओ और एक चीज़ जो आप आसान बताओ तो ज़्यादा लोग उसी चीज़ को समझ सकेंगे ना जो आसान होगी। अब जो मिल्टन है, मिल्टन किस तरह यानी बोम्बास्टिक लैंग्वेज यूज़ करता है, तो वो जो है सबको यानी सबको नहीं समझ आ सकती। अब मैं अगर आपको उर्दू में मिसाल दूँ, अल्लामा इकबाल की कुछ शायरी जो है वो बहुत टफ़ है, आप नहीं समझ सकते उसको, और लेकिन मिर्ज़ा गालिब की जो है वो इतनी आसान शायरी है कि आप जो है ना बच्चे को भी उसका मतलब समझ आ जाता है। तो वो यहाँ ये कह रहा है, ठीक है, आगे देखते हैं। अनलाइक द क्लासिक्स हु डेल्ट विद द एलीट क्लास, द रोमांटिक्स डेल्ट विद द रूरल एंड मेडिवल लाइफ। अच्छा, जो थे ना क्लासिक्स जो थे, उनका काम क्या था, वो उनकी डिस्कशन होती थी एलीट क्लास पे, उनकी यानी जो डोमिनेंट पावर्स होती थी उनके ऊपर, उनकी यानी राजाओं महाराजाओं के ऊपर। लेकिन जो ये जो हमारे थे रोमांटिक थे, इन्होंने किस पे बात की, इन्होंने बात की आम लोगों की, ठीक है, उनकी परेशानियाँ। जिस तरह ब्लेक है वो बताता है चिमनी स्वीपर्स के बारे में, प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में, जो यानी जो तो उन्होंने उसके ऊपर बात की, जो यानी हालात थे, जो आम लोग थे उनके बारे में बात की। द एंशियंट मैरिनर टेक्स अस अ मेडिवल एज, यानी एंशियंट मैरिनर में हमें मेडिवल एज की झलक नज़र आती है। इन क्रस्टबेल द एटमॉस्फेयर इज़ मेडिवल एंड इन कुबला खान वी ऑल्सो फाइंड रूरल सॉलिट्यूड्स, ठीक है। कुबला खान में हम लोगों को इसी तरह यानी देखने को मिलती हैं रूरल सॉलिट्यूड्स देखने में मिलती हैं, और यानी जो उसने एटमॉस्फेयर बनाया है और जो उसने, अच्छा ये आपने याद रखना है कि जो कुबला खान है ना वो इमेजिनेशन का एक मिसाल, यानी इमेजिनेशन की एक मिसाली नमूना है उसका, कॉलरिज का, ठीक है। और ये दोनों ये जो हैं दोनों जो है ना ये जो एंशियंट मैरिनर था, ये उसके किसी दोस्त ने ना ख्वाब देखा था इस तरह का, तो उसने उस ख्वाब को एग्जैजरेट कर करके आपके सामने एंशियंट मैरिनर रख दी 7 पार्ट्स पे बना के, इतनी ज़बरदस्त लंबी सी। और कुबला खान और ये दोनों इमेजिनेशन पे इसका भी क्वेश्चन आ जाता है, और फिर दूसरा ये सुपर नेचुरलिज्म पे, ठीक है। आपने ये 7 पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं। अगर एक को जिक्र करोगे तो साथ दूसरी का हवाला लाजमी देना, रेफरेंस देने से पता लगता है कि आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, Coleridge was a dreamer and his wonderful dream quality made him a great supernatural poet. ये तो obvious बात है क्योंकि वो ड्रीमर था, इंटेलेक्चुअल था, जब दोनों चीज़ों का ब्लेंड हुआ तो एक ग्रेट पोइट हमारे सामने आया जिन्हें कहते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज। Being fed up with the activities of daily mortal life, he relished in a state of reverie. He relished in a state of reverie. Most of his poetry is the product of dream quality. अच्छा, उसको ना वो बड़ी यानी राहत महसूस करता था, उसकी जो पोइट्री होती थी बड़ी जो रेवरी का मतलब होता है ख्याली पुलाव जो होता है ना, ख्याली दुनिया, तो वो उसके जो ड्रीम होते थे उसको जो इन चीज़ों के अंदर ले जाते थे, अपने ख्यालों के अंदर खो के जब वो ड्रीम देखता था और फिर जब वो पोइट्री करता था तो वो बहुत ज़्यादा राहत वाली पोइट्री होती थी, वो बहुत इंस्पायरिंग होती थी, उसके अंदर बड़ा यानी फैसिनेट करने की पावर होती थी। मोस्ट ऑफ हिज पोइट्री इन हिज प्रोडक्ट ऑफ ड्रीम क्वालिटी, ही इज़ नोन एज द फाइनेस्ट ड्रीमर ऑफ इंग्लिश। ड्रीम देख के, क्योंकि जो कुबला खान थी वो भी तो उसने ख्वाब देख कर लिखी थी ना, कितने प्यारे तरीके से उसने लिखी और कितनी खूबसूरत तरीके से उसने लिखी, तो वो इंग्लिश लिटरेचर का एक ड्रीमर था, और उसके ड्रीम की वजह से जो उसने यानी काम दिए हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। और आगे हम देखते हैं, ऑल द रोमांटिक्स वर द लवर्स ऑफ ब्यूटी थे, यानी नेचर पे थे, नेचर को पसंद करते थे और उसके बारे में बात करते थे। द जनरली एंड स्ट्रेंजनेस टू इट, अब वो यानी इस जो विलियम ब्लेक थे, ठीक है, उन्होंने भी देखे ना बात, उन्होंने नेचर से उनकी भी चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन उन्होंने असल जो मुद्दे हैं ना उनके ऊपर भी बड़ी बात की है, जो टेंशन्स थी, जो परेशानियाँ थी, उनके ऊपर उन्होंने जो है अपना हैंड रेस किया है। कॉलरिज क्रिएट्स अ सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस एंड वंडर इन हिज पोइट्री। अब जो कॉलरिज है वो भी कुछ डिफरेंट तरीके से ना, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वो सुपर नेचुरल का इस्तेमाल करते हुए जो है अलग तरीके से अपनी पोइट्री को लोगों के सामने लेकर आया है। जो सुपर नेचुरलिज्म पहले भी हमें देखने को मिला, लेकिन इस तरह नहीं मिला जिस तरह कॉलरिज ने एक मैसेज के थ्रू हमारे तक पहुंचाया है, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि कॉलरिज का जो अंदाज़ है ना, उसका कॉलरिज का जो अंदाज़ भी है वो सबसे डिफरेंट है। अच्छा जी, आगे
He creates an enchantment of wonder and strangeness in his narration of The Mariner. Similarly, the story of Christabel and the picturesque in Kubla Khan create wonder and strangeness. पिक्चोरेस्क्यू का मतलब होता है दिलकश, बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसने जो कुबला ख़ान में, और अब स्ट्रेंजनेस का क्या मतलब होता है, डिस्टिंक्ट, कुछ अलहदा, कुछ डिफरेंट, ठीक है। उसने किस तरह यानी ऐसी बातों का जिक्र किया है जो कि है ही नहीं, जो मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो मुमकिन नहीं हैं उनके सामने, जिस तरह आप कार्टून देखते हो, ठीक है, बच्चे कार्टून देखते हैं, उनको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी वो हंस रहे होते हैं उसे देख देख के। यहाँ तक कि हम लोग बैठ जाएं, बच्चे टॉम एंड जेरी देख रहे हो तो हम लोग भी देख के साथ साथ हंसने लग पड़ते हैं, हम यानी उसके अंदर खो जाते हैं। तो उसने अपनी पोइट्री के थ्रू ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जो कि नहीं है, देखने में नहीं मिलती, फिर भी उसने लोगों को उससे यानी उसके साथ इतना जोड़ दिया और उनके अंदर एक हिस्स पैदा कर दी कि वो जो है अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाएं। तो ये कुछ स्ट्रेंजनेस को यूज़ करते हुए, स्ट्रेंज एलिमेंट को, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को यूज़ करते हुए, अपने सुपरनेचुरल एलिमेंट को यूज़ करते हुए, और यानी पिक्टोरियल वे को यूज़ करते हुए उसने बहुत खूबसूरती से इन सब चीज़ों को फॉलो किया जो कि रोमांटिक पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, खासियत थी। He used the despair and melancholy. Despair कहते हैं मायूसी को, melancholy कहते हैं गमगीनी को. The use of despair and melancholy is an important feature of romantic poetry. ये लाजमी आपने लिखनी है लाइन, ठीक है, क्योंकि ये आपको ब्लेक में भी काम आएगी और सब में ही काम आएगी जितने भी रोमांटिक के हैं. A note of melancholy is found in Coleridge's poetry in Dejection and Ode. Dejection and Ode जो है वो melancholy की बेहतरीन मिसाल है. He appears melancholic while talking about a grief without a pang, यानी दुख होना और उसका कोई वो भी ना होना, यानी दुख और दर्द बग़ैर किसी यानी ऐसा दर्द जिसे आप किसी को दिखा भी ना सको और फिर भी वो आपको हो, तो कितनी गमगीन बात है कि आप तकलीफ़ में भी हो लेकिन आप किसी को बता भी ना सको कि आप तकलीफ़ में हो. विच फाइंड्स नो नेचुरल आउटलेट, नो रिलीफ, ठीक है, जिसका यानी जिसको कोई जो है नहीं सदेबाब हो पा रहा, यानी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा, और वो जो है आपको मज़ीद परेशान से परेशान करता जा रहा है. ऑल द रोमांटिक्स आर लिरिकल इन देयर पोइट्री. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से राइम स्कीम को फॉलो किया है. दे लव लिरिज्म एंड क्रिएट म्यूजिक इन देयर पोइट्री बाय चूजिंग म्यूजिकल वर्ड्स एंड बाय अरेंजिंग देम रिदमिकली. Coleridge is one of the most melodious poets. He says, the fair breeze below, the white foam flow, the furrow followed free, we were the first that ever burst into that silent sea. A-B की जो है यानी A-B-C-B जो राइम है इसके अंदर उसने यूज़ किया इन चारों में, तो बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो अपनी बात करता है. और जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं उन्होंने लिरिकल वे में बात की है, बहुत अच्छे तरीके से राइम स्कीम को फॉलो किया है, और एक अल्फाजों का चुनाव ऐसे किया है कि वो आपको यानी एक रिदम उसके अंदर क्रिएट हो जाता है. जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको बड़ा मज़ा आता है. दो बोथ कॉलरिज एंड Wordsworth together laid the foundation for the romantic revival, yet the certain aspects Coleridge poetry illustrates the romantic temper better than any poets. अब वो कह रहा है कि दोनों ने इकट्ठे ही काम शुरू किया, ठीक है. ये कहते हैं कि जब लिरिकल बैलेड लिखी गई थी तो उसके साथ ही आगाज़ हो गया था रोमांटिक एज का, ठीक है, रोमांटिसिज्म का आगाज़ हुआ था यानी इन दोनों की लिरिकल बैलेड से. वो कहता है कि बेशक इन्होंने दोनों ने काम शुरू किया था इकट्ठे, लेकिन जो कॉलरिज है ना वो उसके ऊपर डोमिनेंट हो गया. उसके जो काम थे, उसकी जो शायरी थी, उसको इतना पसंद किया जाने लगा कि वो कुछ अलहदा ही अहमियत हासिल कर गया. Therefore we can indisputably call him a great romantic poet. His poetry is the most finished. It is supreme embodiment of all that is the purest and most ethereal in the romantic spirit. अच्छा जी, जो indisputably का मतलब होता है जिसमें किसी शक की गुंजाइश ना हो, ठीक है, और एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है एक प्रॉपर बॉडी में क्रिएट किया गया, यानी जिसमें कोई मसला ना हो, प्रॉपर एक मुजस्मा भी कहते हैं, यानी प्रॉपर तरीके से बनाया गया इन अ फाइनेस्ट वे और इन अ परफेक्ट वे.
ठीक है। तो वो कह रहा है कि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना, और एथेरियल का मतलब होता है गैर हकीकी, हवाई यानी आसमानी, कुछ सुपरनेचुरल टाइप। तो वो कहता है कि इसीलिए जो उसकी जो पोइट्री है ना, वो अपने अंदर अबंडेंट है। उसने एक परफेक्ट वे में उसने राइम स्कीम को भी फॉलो किया है। उसने हर चीज़ का ध्यान रखते हुए एक प्योरेस्ट फॉर्म में, एक परफेक्ट एक यानी तरीके से जो है आपको सुपरनेचुरल एलिमेंट का भी इस्तेमाल करते हुए उसने उसके अंदर एक रोमांटिक जो है वो रूह डाल दिया, और आपको एक परफेक्ट जो है ट्राइयर जो है वो दे दिया है। ख़जाना लिटरेचर में जो है उस कॉलर्स की वजह से आ गया है। ही इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट कम्प्लीट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री फॉर अर्ली 19th सेंचुरी। देखें, ये इसने 2 दफ़ा लाइन यूज़ की है। ये हम लोगों ने पहले भी लाइन पढ़ी है कि वो रोमांटिसिज्म का एक परफेक्ट पोइट है जिसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट किया है रोमांटिक एज को, रोमांटिक पोइट्री को, रोमांटिक एज को। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कवर हो गया। इंशाल्लाह आगे सुपरनेचुरलिज्म पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, सो बी विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।